नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां के सहस्त्रधारा रोड स्थित एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई है। आग से फर्नीचर का सारा सामान जलकर राख होने की खबर सामने आ रही है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया है और इस आगजनी में लाखों का नुकसान होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त। आग से फर्नीचर की दुकान का सारा सामान जल गया है, लाखों का नुकसान हुआ है। दुकान मालिक को सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और किसी तरह से आग पर काबू पाया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें लाखों के नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि जंगलों की आग भी लगातार बढ़ती जा रही है। बागेश्वर के रीमा और धर्मघर के जंगलों में भीषण आगजनी हुई है और आग लगने से ग्रामीणों के घास के ढेर भी जलकर खाक हो गए हैं। इधर सिंचाई विभाग के पास एक पेड़ भी आग की चपेट में आ गया है, जिससे अफरा तफरी मच गई है। गनीमत रही कि टीम तत्काल मौके पर पहुंची, नहीं तो जलते पेड़ से कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। फायर टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। इसके साथ ही जिले के कई जंगल भी धधक रहे हैं। सूचना आ जाए कोई पता नहीं है, तो सिंचाई विभाग के उसमें पूरे पेड़ में ही आग लगी थी, जिस पे हमारे जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया। नहीं तो पेड़ गिर करके कोई डैमेज बिल्डिंग्स हो सकती थी या कोई जनहानि भी हो सकती थी। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से जंगल धधक रहे हैं। बारिश की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालात ये हो गए हैं कि पिछले 24 घंटे में आग लगने की सबसे ज्यादा 52 घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद अब मई जून की भीषण गर्मी की आग अभी से डराने लग गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 2 महीने से जंगल धधक रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक अब तक 431 घटनाओं में 516 हेक्टेयर एरिया में जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। आग के लिहाज से सबसे संवेदनशील कुमाऊं के जंगल बने हुए हैं। सोमवार को भी यहां बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत में जंगल धधकते रहे। अभी तक कुमाऊं रीजन में 215 आग की घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि गढ़वाल में आग लगने की 177 घटनाएं सामने आई हैं। चिंताजनक यह है कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया भी इसकी जद में है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया में अभी तक आग लगने की 39 घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में जल्द बारिश नहीं होती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ये पाया कि पिछले 4-5 दिनों से टेम्परेचर बढ़ने के कारण और आर्द्रता में भी कमी आने के कारण और लगातार ड्राई स्पेल चल रहा है, इसके कारण कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा हमारे पास वनाग्नि के अलर्ट्स प्राप्त हुए हैं और उस पर तत्काल जैसे ही अलर्ट्स हमें प्राप्त होते हैं तो तत्काल उसको हम अपने ग्रुप में डाल के और जो संबंधित क्रू टीम है उनको बताया है कि वो तुरंत मौके पे पहुंचे और फिर उसको आग को बुझाएं। उत्तराखंड में जंगल में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर मीटिंग कर चुके हैं। जंगल की आग में बेशकीमती वन संपदा तो खाक हो ही रही है, साथ ही पिछले 10 सालों में आग की चपेट में आकर 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 74 लोग झुलस चुके हैं। वन विभाग ने इस बार भी 7 जिलों को संवेदनशील घोषित किया है। अब गर्मी के आगाज के साथ ही जंगलों का ये हाल है तो आने वाले महीने और मुश्किल भरे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और पिथौरागढ़ में चमाली रोड पर अचानक से एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। एसडीआरएफ ने घायलों को खाई से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि छलिया कलाकारों की टीम पिथौरागढ़ में शादी में हिस्सेदारी करने के बाद अपने घर को लौट रही थी। इसी दौरान जीप 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घायलों की हालत काफी सीरियस है। हादसे के शिकार सभी लोग पुरुष हैं। चमाली से हमारे पास अभी सुबह 4 घायल गाड़ी दुर्घटना के बाद आए हुए हैं। सभी की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल सभी चिकित्सकों द्वारा इनका इलाज चल रहा है। और पिथौरागढ़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इतने ही लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं, लेकिन घायलों को मिल रहे इलाज को लेकर स्थानीय विधायक काफी नाराज नजर आए हैं और विधायक मयूख
महर का कहना है कि घायलों को जब जिला अस्पताल ले जाया गया तो कोई भी उनके इलाज के लिए मौजूद नहीं था। जब वे घायलों का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे तो फिर मेडिकल स्टाफ ने इलाज शुरू किया। विधायक ने जिला अस्पताल की खस्ताहाली पर भी आक्रोश व्यक्त किया है। वहाँ पर था, न उन्हें ग्लूकोज चलाया गया था, जो गंभीर रूप से घायल है उनको न ऑक्सीजन दी गई थी। जब हम पहुंचे, हमने सीएमएस को नीचे बुलाया तो तब नर्सें आई और उन्हें सज्जन को बुलाकर वहाँ पर व्यवस्था करना शुरू करा। तो ये इस तरह की लापरवाही जो एक बहुत बड़ा ये संकेत दे रहा है कि पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। और खबर रुद्रप्रयाग से, यहाँ पर भुनका के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि एक घायल है और बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर खाई से घायल को बाहर निकाला है और अस्पताल में भर्ती करवाया है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस के 2 और विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और ये बड़ा संकेत बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिया है। यही नहीं, इसके पीछे पूरी प्लानिंग भी चल रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कांग्रेसी खेमे में सेंधमारी कर उसके कई बड़े नेताओं को अपने पाले में खींच लिया। कांग्रेस को असली झटका तब लगा जब विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और 2 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले बीजेपी कांग्रेस के कम से कम 2 विधायकों को तोड़ सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुलेआम इसका संकेत भी दे चुके हैं। देखिए, जमीन खाली हो जाती है तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं और जैसे मैंने शुरू से मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी, पुष्कर धामी जी के विरोध के बिंदु बचते नहीं है और जनता का भी दबाव रहता है। यही कारण है बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े हैं, धीरे धीरे जनप्रति जुड़ रहे हैं। एक विधायक आ गए हैं, समय काल पृथ्वी के साथ आप देखते जाइए कितने आते हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसका कोई भी विधायक बीजेपी के संपर्क में नहीं है। जो संपर्क में थे वो बीजेपी जा चुके हैं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि महेंद्र भट्ट को बोलने की आजादी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता भट्ट जी कुछ भी कह सकते हैं। भट्ट जी को कहने की आजादी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भट्ट जी अब जो है, क्योंकि आपने लिए तो लिए सबको और एक टोकरी में आप सारे मेंढकों को रखना चाहते हैं तो कदापि संभव नहीं है। कोई ना कोई तो उछलेगा, तो रिवर्स प्लान होना अब तो। बीजेपी लोकसभा चुनाव में ही अपने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। शुरुआत राजेंद्र भंडारी की ज्वाइनिंग के साथ हुई और समापन कुल 6 विधायकों की ज्वाइनिंग के साथ होना था। लेकिन भंडारी की ज्वाइनिंग के साथ ही पार्टी के अंदर और बाहर जो हंगामा मचा, उसकी वजह से बीजेपी का ऑपरेशन तब रोक दिया गया। अब एक बार फिर इसे रिलॉन्च करने की तैयारी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। वहीं बहू अनुकृति गोसाई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई, पर कांग्रेस में उनके ससुर हरक सिंह रावत की सियासत पर संकट मंडरा रहा है। 2022 में जिस बहू को हरक सिंह रावत ने लैंसडाउन सीट से टिकट दिलवाया, उसी के बीजेपी में जाने से कांग्रेस पार्टी नाराज है। पार्टी अब हरक सिंह रावत पर नजर गड़ाए हुए है कि कहीं हरक सिंह रावत भी इसी तरह से कदम न उठा लें। वहीं एक दिन भी लोकसभा चुनाव में प्रचार न करने पर भी हरक सिंह रावत पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि जल्द हरक सिंह रावत को प्रचार न करने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है। पार्टी के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बहू आखिर क्यों छोड़कर गई और आगे हरक सिंह रावत का स्टैंड क्या होगा, इस पर सीनियर नेता हरक सिंह रावत से जल्द बात करेंगे। वहीं पर पूर्व सीएम हरक सिंह रावत ने कहा है कि हरक सिंह एक जगह टिकने वाला नहीं है, पर बहू पर वो कुछ नहीं कहना चाहते। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उड़ीसा के प्रभारी भी हैं और जिस तरीके से उम्मीद थी कि वो लोकसभा चुनाव में सक्रिय रहेंगे, वो निश्चित रूप से सक्रिय नहीं दिखे और उनकी बहू के जाने से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी उस बात से हुआ है। और जहां तक हरक सिंह जी की बात है तो पार्टी निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी और उनसे बातचीत भी करेगी कि उनका क्या आगे का प्लान क्या है। वो चलायमान है, अब वो कहीं स्थिर होकर के रहेंगे तो अच्छी संभावनाएं बन सकती थी उनके लिए। लेकिन जहाँ तक अनुकृति का सवाल है, मैं बेटियों और बहुओं की
उस पर टिप्पणी नहीं करता। लगातार कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं की तुलना पूर्व सीएम हरीश रावत ने अग्निवीरों से की है। हरीश रावत के मुताबिक ये अग्निवीर बीजेपी के लिए नासूर साबित होंगे, तो बीजेपी ने इस हाल के लिए हरीश रावत को ही जिम्मेदार बताया है। रिपोर्ट देखिए। दिनेश अग्रवाल, राजेंद्र भंडारी, मालचंद, दिनेश धने, विजयपाल सचवान, अनुकृति गोसाई, अशोक वर्मा, ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के नाम हैं। इनके साथ बीजेपी में शामिल हो रहे कार्यकर्ताओं को पूर्व सीएम हरीश रावत ने नासूर बताया है और बीजेपी में शामिल हो रहे इन नेताओं को अग्निवीर नाम दिया है। हरीश रावत के मुताबिक सेना की तरह जिस तरह बीजेपी में भर्ती अभियान चल रहा है, कांग्रेस फायदे में है और ऐसे अग्निवीरों का कुछ नहीं होने वाला। यह बीजेपी के लिए नासूर साबित होंगे और बीजेपी के वर्कर्स इस बात को महसूस करने लग गए हैं। उनके चेहरों पर शिकन पड़ने लग गई है, ये क्या हो रहा है करके, और जनता भी इससे चिंतित है। कांग्रेस जिन्हें अग्निवीर बता रही है, उनका भविष्य अब बीजेपी के हाथ में है और 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद किसे टिकट मिलेगा और कौन खाली रहेगा, ये भी बीजेपी तय करेगी। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस छोड़ने वाले अग्निवीर बीजेपी के नेताओं के लिए खतरा साबित होंगे और क्या हरीश रावत का आकलन सही है? हरीश रावत को इन लोगों के कांग्रेस छोड़ने से बड़ा सेटबैक लगा है और लगातार कांग्रेस कमजोर होती जा रही है और उसके सबसे बड़े कारण हरीश रावत ही निकल रहे हैं। तो वो सब लोग उनके निशाने पर हैं, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। अब आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि किस तरह उनका उपयोग करना है, किस तरह उनके मान सम्मान चिंता करना है। अब वो हमारा सब्जेक्ट, हरीश रावत जी का सब्जेक्ट कहाँ से रहेगी? लोकसभा चुनाव निपट चुका और बीजेपी में शामिल हो चुके नेताओं की सबसे बड़ी उम्मीद अब 2027 का विधानसभा चुनाव है और तब पता लगेगा कि जिन्हें कांग्रेस अग्निवीर बता रही है उनका भविष्य क्या होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद लगातार मतदान के आंकड़ों पर अपने अपने दावे हो रखे हैं और अब अगर हम कहें कि कुछ विशेष इलाकों में ज्यादा वोटिंग से राजनीतिक दलों की सांसें अटक गई हैं तो आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन नैनीताल, उधम सिंह नगर के इलाकों में अगर बात की जाए तो इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में 56 कैंडिडेट्स का भविष्य अब इस ईवीएम में कैद है और इस बंद मशीन का रहस्य गहरा है। विशेषकर नैनीताल, उधम सिंह नगर लोकसभा का वोटिंग ट्रेंड राजनीतिक दलों की सांसें अटकाने वाला है। विशेषकर हैट्रिक करने की दहलीज पर खड़ी बीजेपी मुस्लिम और दलित इलाकों में 70 से 80% की वोटिंग के मायने तलाश रही है और इस बीच कांग्रेस इसे अपने पक्ष का वोटर मान बैठी है। माहौल जो दिख रहा है निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में है। जो सामान्य लोग हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति दलित समाज है, जो शोषित समाज है, जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, जो किसान है, नौजवान है, मातृशक्ति ने मिलकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और एक बदलाव का जो माहौल था वो इस चुनाव में साफ तौर से नजर आया है। जाहिर है कांग्रेस का दावा हवा हवाई नहीं है क्योंकि मुस्लिम और दलित कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक रहा है और हल्द्वानी, जसपुर, किच्छा, सितारगंज जैसे इलाके में इस तबके का ज्यादा वोट कांग्रेस के हाथ मजबूत कर सकता है। हालांकि 10 सालों से केंद्र की सत्ता पर बैठी बीजेपी ज्यादा मतदान को पीएम मोदी की नीतियों की जीत करार दे रही है। देखिए, हम तो कभी छोटी बात सोचते नहीं है। अगर कोई अल्पसंख्यक भाई सोचता है तो उनकी सोच है। मुझे तो विश्वास है कि जहां पोल ज्यादा हुआ है वो भी भाजपा को ही मिला होगा, क्योंकि जो तलाक का कानून निकाला है, मुस्लिम बहनों ने देश भर में बहुत जगहों पर भाजपा को वोट दिया है। जाहिर है ईवीएम में क्या छुपा है ये भगवान जाने, लेकिन 4 जून तक इसी तरह का कैलकुलेशन राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं के बीच चलता रहेगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
और वहीं उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट जारी होने की तारीख तय हो गई है। 30 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। सुबह 11:30 बजे घोषित होगा बोर्ड का रिजल्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10वीं और 12वीं के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 30 अप्रैल को रिजल्ट निकालने की स्थिति में हो जाएंगे और 30 अप्रैल को सुबह मॉर्निंग में पहले हमारा एक जो परीक्षाफल समिति है उसकी बैठक होगी और तत्पश्चात हम रिजल्ट जारी करेंगे और लगभग 11:30 बजे तक हम रिजल्ट जारी करेंगे 30 अप्रैल को। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में देश में तेजी से प्रसिद्ध हो रहा है। जागेश्वर के दर्शन करने के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी रखे हैं। वहीं साइबर ठग ने जागेश्वर धाम की फर्जी वेबसाइट बना ली है और श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन और स्पेशल पूजा के नाम से ठग रहे हैं, जिसके बाद मंदिर समिति ने पुलिस में शिकायत की है। कुछ दिन पहले ही हमारे संज्ञान में आया था कि जागेश्वर में पूजा पाठ के नाम पर, ऑनलाइन पूजा के पाठ के नाम पर भक्तों से ठगी की जा रही है। इसमें कुछ ऐप बने हैं, देश के बड़े जाने माने ऐप हैं बता रहे हैं, और उनमें ऑनलाइन पूजा बुकिंग करवा रहे हैं लोगों से और उसके नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है भक्तों से और यहाँ पर मंदिर कमेटी में उससे नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए पहले 5 दिन 11 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केदारनाथ धाम जाकर चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान मुख्य सचिव ने केदारनाथ में रेन शेल्टर, मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के घाट पर चल रहे निर्माण कार्यों को देखा भी है। मुख्य सचिव ने यात्रा संबंधित सभी काम समय रहते पूरे करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को दिए गए हैं ये निर्देश। वहीं निर्माण काम में तेजी लाने के लिए भी निर्देश मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए हैं कि जितने भी विभाग लगे हुए हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है, वो सही समय पे सड़कों का पूरा काम कर ले, लेबर को डिप्लॉय कर दे। हेल्थ डिपार्टमेंट को यहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स को ऑपरेशनलाइज करना है, उनके लिए जो मशीन्स वगैरह खरीदनी है वो टाइम से प्रोक्योरमेंट हो जाए। डॉक्टर्स की पोस्टिंग यहाँ पे करनी है, बाकी अधिकारियों को तैनात करना है। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 48 घंटे के लिए मैदान को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना है। इसके साथ पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी बारिश का अलर्ट है। साथ ही मैदानी इलाकों में तेज हवाओं का भी अलर्ट है। ऐसे में उम्मीद है कि बारिश होने के बाद जंगलों की आग भी बुझेगी और लोगों को राहत मिलेगी। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी टिहरी झील अब एरो स्पोर्ट्स में अपनी नई पहचान बनाने जा रही है। यहां पर पहली बार पैराग्लाइडिंग बताया जा रहा है कि एक्यूरेसी कप आयोजित किया जा रहा है। पर्यटन के साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स में टिहरी झील को पहचान दिलाने के लिए लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। टिहरी में अब तक एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड विकास परिषद ने 4 दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप का आयोजन किया है। 22 से 25 अप्रैल तक चलने वाले इस कप में 15 राज्यों की 72 पैराग्लाइडर भाग ले रहे हैं। देखिए, लास्ट ईयर हमने यहाँ पर एक एक्रो पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल करवाया था और उसके बाद जो यहाँ पर रुझान आया है पैराग्लाइडर्स का, उसको देखते हुए यहाँ पर एक एक्यूरेसी टेस्ट भी यूटीडीपी, टीएचडीसी और जिला प्रशासन के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसमें अभी 72 पैराग्लाइडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 15 राज्यों से। तो टिहरी जो है इंटरनेशनल मानचित्र पे आ चुका है एक्रो की वजह से। इसे हम एक तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हम इसे ऑल्डुनुस टर्की का विकल्प मान रहे हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र की रहने वाली शीतल महाजन भी पहुंची, जिन्हें इस क्षेत्र में 20 साल हो चुके हैं। शीतल महाजन का कहना है कि ये इंडिया का पहला स्काई डाइविंग डेस्टिनेशन बन सकता है और उत्तराखंड सरकार को इसको और प्रमोट करना चाहिए।
बहुत सारे इंडियंस को यही नहीं पता कि इसके वर्ल्ड कप्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होते हैं, जैसे ओलंपिक के स्पोर्ट्स होते हैं। ओलंपिक्स बना हुआ है सिर्फ ज़मीन के खेलों के लिए, तो ज़मीन के खेल आते हैं ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर, पर हवा के जो खेल होते हैं ना उनके लिए बना है फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक इंटरनेशनल। यहाँ पे तो मतलब जो ये डैम है यहाँ पे SIV इंडिया में जो एक मतलब पहाड़ी से होता है, मतलब टिहरी में ही है, इंडिया में बाकी कहीं नहीं। विश्व मानचित्र पर टिहरी झील को अलग पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे टिहरी झील में पर्यटन के साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। ऐसे में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप के आयोजन से भी टिहरी एडवेंचर स्पोर्ट शौकीनों के आकर्षण का केंद्र बन सकेगी। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।